तो आज की वीडियो में ना हम लोग आपके क्वेश्चंस को कवर करेंगे, आपकी क्वेरीज का आंसर करेंगे। काफ़ी टाइम से ना मैं रेगुलरली रिप्लाई नहीं कर पा रहा कमेंट्स में, क्योंकि शेड्यूल ऐसा था कि आप लोगों की इंक्वायरीज रेगुलर आ रही हैं, बट मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना के आपकी क्वेरीज का ही रिप्लाई किया जाए, और मैं ट्राई करूंगा कि हर हफ्ते एक वीडियो इसी चीज़ पे लेके आऊं कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उसका रिप्लाई मैं कर सकूं। और जो दूसरे लोग हैं जिन लोगों ने क्वेरीज नहीं करी, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के भी सेम क्वेश्चन हो और आप लोगों को भी अपनी क्वेरीज का आंसर मिल जाए। आप लोग भी अपने जो कमेंट है ना वो मुझे कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेरीज को भी कवर किया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेरी मेरे पास आ रखी है अविनाश जी की। सर, जेम प्रोफाइल में अकाउंट कौन सा ऐड करूं, सेविंग्स या फिर करेंट? देखिए, जब भी आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रजिस्टर कर रहे हैं ना, तो जो भी आपकी कंपनी का नेम है सेम उसी नेम से ही आप अपना अकाउंट ऐड करिए। मतलब अगर आपकी कंपनी का नाम है एबीसी और आपकी जो बैंक अकाउंट है उसका भी नेम एबीसी से ही होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो वो उसी केस में होगा जब आपके पास करंट अकाउंट होगा, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट जो होता है वो पर्सनल नेम से होता है। तो बाद में ना प्रॉब्लम आती है, बायर से क्वेश्चन रेज करते हैं कि भैया आपकी कंपनी तो किसी और नेम से है और सेविंग्स अकाउंट या फिर अकाउंट किसी और नेम से है। तो उस केस में ना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये प्रॉब्लम आप आगे जाके फेस ना करो, तो इसीलिए पहले से ही आप करंट अकाउंट ऐड करके चलो, ताकि आगे का जो प्रोसेस है वो स्मूथ रहे। उसके बाद एक क्वेरी मेरे पास आ रखी है, सर रीसेलर डिटेल्स को कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ना पहले हर एक प्रोडक्ट के ऊपर ऑप्शन आता था जहां पे व्यू ऑल रीसेलर्स पे जाके आप चेक कर सकते थे कि कौन सा सेलर कौन से प्राइस में उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और कौन सी लोकेशन में कर रहा है। बट ये फंक्शनैलिटी ना अब जेम की तरफ से डिसकंटिन्यू कर दी गई है। अब आप सेलर आईडी से पता नहीं लगा सकते कि कौन सा सेलर कितने प्राइस में कौन सी लोकेशन के लिए उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो अब इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अब आप बिल्कुल भी ना ढूंढे कि कैसे पता लग सकता है, खाली बायर्स ही इस चीज को चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है मेरे पास, सर प्लीज मेक वन वीडियो फॉर मेडिसिन Q2 प्लीज। देखिए, मैं बता देता हूँ कि मेडिसिन की जो मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज है ना वो जेम पे अब वर्किंग नहीं है, क्योंकि जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि अब जितने भी मेडिसिन की प्रिक्योरमेंट है ना वो डायरेक्टली रेट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती है हॉस्पिटल्स द्वारा। तो फिर भी आप अपनी कैटेगरीज को जाके गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे जाके चेक कर सकते हैं कि वो वर्किंग है कि नहीं है। क्योंकि जब आप उस कैटेगरी में कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करने जाते हैं ना, या फिर पेयरिंग क्लोनिंग या फिर फ्रेश प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं, तो वहां पे सॉफ्टवेयर आपको इनवैलिड कैटेगरी दिखा देता है। बट फिर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। बट आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके जो मेडिसिन के जो टेंडर्स है ना, मोस्टली आपको बीओक्यू टेंडर में या फिर कस्टम टेंडर में आपको देखने को मिल जाएंगे, कस्टम बिड में। तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपके लिए वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है फिर मेरे पास कि सर क्रिकेट मैट किस कैटेगरी में अपलोड करें? देखिए, क्रिकेट मैट की ना कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है एज पर माय नॉलेज, बट फिर भी आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। बट जहां तक मुझे आइडिया है कि क्रिकेट मैट की कोई भी कैटेगरी जेम पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो मेरा सजेशन ये है कि किसी दूसरी और कैटेगरी में आप अपलोड करने का ट्राई ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की तरफ से अब स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, या फिर पहले से ही ऐसा होता था कि मतलब भैया जिस चीज की कैटेगरी है ना उसी से रिलेटेड आप प्रोडक्ट अपलोड करिए। कहीं से भी ना ट्विक करके स्पेसिफिकेशन में या फिर इमेजेस में ट्विक करके आप उस प्रोडक्ट को अपलोड करने की कोशिश ना करें, आपकी प्रोफाइल के अगेंस्ट में एक्शन हो सकता है। और अगर आपका कोई बायर आपसे वो मटेरियल प्रोक्योर करना चाहता है तो आप उनको प्रपोज कर सकते हैं कि भैया आप कस्टम बिड के थ्रू इस रिक्वायरमेंट को फ्लोट कर दें, और उसमें आप पार्टिसिपेशन दे के आप अगर L1 आ जाते हैं तो आपको उसके थ्रू ऑर्डर मिल सकता है। एक क्वेरी है, सर अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा तो उसको जरूरी है ओईएम ऑथराइजेशन करना? देखिए, जब भी आप कोई भी टेंडर पार्टिसिपेट करते हैं, अब यहाँ पे दो केस हैं। अनब्रांडेड प्रोडक्ट, या तो आप कैटलॉगिंग कर रहे होंगे या तो आप कोई टेंडर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे अनब्रांडेड प्रोडक्ट को यूज करके। तो जब आप कैटलॉगिंग करते हैं ना अनब्रांडेड प्रोडक्ट की, तो वहां पे तो कोई भी ओईएम की डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड नहीं है, वहां पे आप कोई भी डिटेल्स डाल सकते हैं, आपका प्रोडक्ट पब्लिश हो जाता है। बट जब आप टेंडर भरने जाते हैं और टेंडर में बायर ने ओईएम ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मांगा है, तो उस केस में ना आपको ओईएम ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट वहां पे फर्निश करना है, मतलब सबमिट करना है।
अब अनब्रांडेड होता क्या है? देखिए अनब्रांडेड तो कुछ नहीं होता, कोई ना कोई ब्रांड तो उस प्रोडक्ट का होता ही होता है, सोनू मोनू गीता सीता कुछ ना कुछ होता ही होता है। अनब्रांडेड का मतलब खाली इतना होता है कि उसका जो रिस्पेक्टिव ब्रांड है ना वो रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब उन्होंने ट्रेडमार्क नहीं ले रखा। तो जिस भी कंपनी ने या फिर जो भी ब्रांड जिन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल राइट्स नहीं ले रखे, अपना ट्रेडमार्क नहीं ले रखा, वो गवर्नमेंट की नजर में अनब्रांडेड है। बट आप उस कंपनी से एक लेटर ले सकते हो, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट ले सकते हो और उसको टेंडर के अगेंस्ट में अपलोड कर सकते हो, तो वो आपका काम करेगा। सर हाउ टू लिस्ट द कस्टमाइज्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑन जेम पोर्टल। देखिए आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी अगर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे अवेलेबल है तो आप लिस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विसेज हो, अगर कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है तो आप उसे लिस्ट नहीं कर सकते। अगेन अगर कोई प्रोस्पेक्टिव बायर है जो उस चीज को प्रोक्योरमेंट करना चाहता है तो उनको आप प्रपोज कर सकते हैं कि कस्टम बिड वो निकाल सकते हैं। बट कस्टम बिड केस में उनको ही कस्टम कैटलॉग क्रिएट करना पड़ता है, आप कोई भी कैटलॉगिंग नहीं कर सकते। आप कैटलॉगिंग तब कर पाओगे जब एक बार टेंडर निकल जाएगा, उस टेंडर के अगेंस्ट में जब आप पार्टिसिपेशन करोगे तब आपको कस्टम कैटलॉग बनाना होता है और उसको बना के आप उस टेंडर को पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर एक क्वेरी है, सर हाउ टू ऐड मिसिंग कैटेगरी ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। देखिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ना नई कैटेगरी नहीं क्रिएट कर सकते आप, ना ही अब कोई ऑप्शन आता है आपके पास जहां पे आप नई कैटेगरी क्रिएशन का रिक्वेस्ट दे पाए। पहले एक ऑप्शन जरूर आता था बट अब जेम ने वो रिमूव कर दिया है। अब नई कैटेगरी क्रिएशन करने का या फिर करवाने का एक ही वे है, आप जो भी प्रोस्पेक्टिव बायर हैं आपके जो मटेरियल को प्रोक्योर करना चाहते हैं, आप उनको बोलिए कि वो जेम को रिक्वेस्ट डालें कि हमें ये मटेरियल प्रोक्योर करना है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से और इसकी रिकरिंग रिक्वायरमेंट हमें रहती है, बट क्योंकि कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है तो हम उसे प्रोक्योर नहीं कर पा रहे, तो वो प्लीज कैटेगरी क्रिएट करें। तो अगर बायर की तरफ से रिक्वेस्ट जाएगी ना तो आप कैटेगरी क्रिएशन करवा सकते हो, अदरवाइज कोई भी वे ऐसा नहीं है जहां पे आप नई कैटेगरी क्रिएट करवा पाओ। सर मैं एक रीसेलर हूं और कुछ आइटम्स का ओईएम चाहता हूं, क्या करूं। देखिए आपको ओईएम ऑथराइजेशन चाहिए तो आप जिस भी प्रोडक्ट में डील करते हैं, जो भी मटेरियल को मतलब जिस भी ओईएम के मटेरियल को आप सेल करते हैं, आप उन्हीं से कांटेक्ट करिए। इसका कोई दूसरा वे नहीं है ओईएम ऑथराइजेशन या फिर ओईएम से डिटेल्स कलेक्ट करने का। खाली जो भी आपके रिस्पेक्टिव ओईएम है आप उनसे कांटेक्ट करिए, उनके जो भी प्रोसीजर है उन्हें फॉलो करिए और अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करिए। एक क्वेरी है मेरे पास, सर वी आर ओईएम फॉर स्टेबलाइजर एंड यूपीएस विद पैन इंडिया प्रेजेंस। From last 10 to 15 days, we are not able to select the uploaded catalog against particular tender in UPS category. Message appearing as BIS all catalogs. Can you please explain on this? Is there any change in BIS certificate like CRS BIS or CML BIS? देखिए ऐसा हो सकता है कि पहले जिस भी कैटेगरी में आप डील कर रहे हो उस कैटेगरी में BIS मैंडेटरी ना हो, और जब किसी कैटेगरी के अंदर BIS मैंडेटरी नहीं होता ना तो उसमें जितने भी रीसेलर हैं नया कैटलॉग क्रिएट कर पाते हैं या फिर उस कैटलॉग को ऐड कर पाते हैं। बट अगर जेम ने उस कैटेगरी को रिवैम्प कर दिया है और बीआईएस को मैंडेटरी कर दिया है, तो उसके बाद अगर आपको कैटलॉग बनाना है ना उस कैटेगरी का कोई भी, तो आपके पास बीआईएस होना चाहिए, तभी आप उस कैटेगरी में कैटलॉग क्रिएट कर पाएंगे, अदरवाइज आप कैटलॉग क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी कैटेगरीज का जो बीआईएस है उसे आप ले लें और फिर आप वर्किंग करना चाहें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सर प्लीज गाइड मी, आई हैव नॉट रिसीव्ड जेम पेमेंट फ्रॉम आर्मी आफ्टर सीआरएसी जनरेशन ओवर 4 months। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप इंसिडेंट रेज कर सकते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, एक रिटर्न में ईमेल कर सकते हैं बायर को और उनको आप बता सकते हैं कि हमारी पेमेंट काफी टाइम से डिलेड है और इसे पेमेंट को रिलीज करा जाना चाहिए। जो भी आपके बायर हैं या फिर कंसाइनी जो आपके साथ टच में हैं उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी पेमेंट को काफी टाइम हो गया और वो रिलीज किया जाना चाहिए। तो आप अपने बायर से कॉन्टैक्ट करिए, वो आपको हेल्प करेंगे पेमेंट से रिगार्डिंग। सर व्हाट इज मैक्सिमम आइटम लिमिट फॉर बीओक्यू। देखिए मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, मिनिमम जरूर है। 5 से कम क्वांटिटी का या फिर 5 से कम अगर कोई आइटम है उसके लिए बीओक्यू बिड क्रिएट नहीं करी जा सकती। किसी भी बीओक्यू बिड को क्रिएट करने के लिए मिनिमम 5 आइटम्स की रिक्वायरमेंट होती है, तभी बीओक्यू बिड क्रिएट करी जा सकती है। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, वो 10 20 50 100 हो सकते हैं।
बट आपको ध्यान रखना है कि बीओक्यू बिड उन्हीं कैटेगरीज के लिए एप्लीकेबल है जिन प्रोडक्ट की कैटेगरीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना है बट कभी आईटीआर फाइल नहीं किया तो आई कैन रजिस्टर और नॉट? देखिए, अगर आप एक नई कंपनी बना के गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आ रहे हैं तो आपके लिए आईटीआर मैंडेटरी नहीं है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे ये रूल है कि जिस दिन आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर रहे हैं उस दिन अगर आपकी कंपनी की एज 2 साल से ज्यादा है तो आपके लिए आईटीआर मैंडेटरी है, अदरवाइज आपके लिए आईटीआर मैंडेटरी नहीं है। तो आपकी कंपनी की एज 2 साल से कम है तो आप बिल्कुल अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और आप आने वाले टाइम पे अपने आईटीआर टाइमली फाइल करें। और जैसे ही 2 साल का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा आपके लिए तो आपके लिए भी आईटीआर मैंडेटरी हो जाएगी। तो बिल्कुल आप अपने आप को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। सर मुझे ओईएम पैनल की जरूरत है, मेरा प्रिंटिंग प्रेस और फ्लेक्स स्टेशनरी का काम करता हूं। देखिए, ओईएम पैनल आप किन चीजों को करा सकते हैं? आप प्रोडक्ट का करा सकते हैं। तो अगर आप खाली प्रिंटिंग वर्क करते हैं तो प्रिंटिंग सर्विसेज के अंडर आती हैं, आप सर्विस लिस्ट करिए और अपना काम करना चालू करिए। उसके लिए आपको कोई भी ओईएम पैनल कराने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप प्रिंट करके कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे आपका रजिस्टर हो गया, डायरी हो गया, नोटपैड हो गया, तो उन कैटेगरीज के लिए आप अपना ओईएम पैनल ले सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, वेंडर असेसमेंट प्रोसेस के थ्रू जाना है। अपनी जितनी भी पॉसिबल कैटेगरीज हैं उनको आपको शॉर्टलिस्ट करना है और एक बारी में आपको वेंडर असेसमेंट अपना कंप्लीट कर लेना है। वेंडर असेसमेंट के प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको ओईएम पैनल मिल जाएगा और उन कैटेगरीज में आप एज एन ओईएम काम कर पाओगे। बाकी जो सर्विसेज में आपका स्कोप ऑफ वर्क आता है उसके लिए आपको कोई भी ओईएम पैनल करने की जरूरत नहीं है, आप अभी से उसमें काम कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो क्वेरीज एंड आंसर्स के ऊपर। मैंने कुछ लास्ट मंथ तक की क्वेरीज इसमें कवर करी है। आप लोगों की कोई फ्रेश इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेरीज को कवर करूंगा। या फिर मूविंग फॉरवर्ड अगर आप लोगों के कोई भी कमेंट आते हैं जहां पे आपकी क्वेरीज आती है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसे कवर करेंगे और आपकी क्वेरीज का आंसर करेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।